हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हेलो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। हेलो एसिड्स जो कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं और जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल समूह के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स के रिप्लेसमेंट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अल्फ़ा और बीटा हेलो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे जो इनका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर की जो ट्राइबल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स का हेलोजन डेरिवेटिव माना जाता है। यदि एसिड के एल्किल समूह के कार्बन एटम्स को अल्फा, बीटा, गामा या डेल जैसे ग्रीक लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस स्थिति में एसिड के नाम के पहले हम क्या करते हैं, हेलोजन प्रीफिक्स की स्थिति को लिखते हुए इसका नाम देते हैं। और जो कॉमन नेम या ट्राइबल नेम है उसके अकॉर्डिंग इनको अल्फा, बीटा या गामा हेलो एसिड्स नाम दिया गया है। यदि हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इन्हें हेलो एल्केनोइक एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका जो कार्बन एटम है उसको यहाँ पे नंबर 1 दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी एल्केन की चेन है तो इस एल्केन की चेन पर उपस्थित हेलोजन एटम्स को एल्केनोइक एसिड्स से पहले उनकी पोजीशन को रखते हुए हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इनको हम नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो गामा हेलो एसिड्स है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4 पोजीशन पर यहाँ पे ब्रोमो समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 4 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इन हेलो एसिड्स को नाम दिया गया है। और यदि हम कॉमन नेम देखें इसका, तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसका हो गया, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये गामा पोजीशन है, तो ये हो गया गामा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको कह सकते हैं गामा ब्रोमो ब्यूटेरिक एसिड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अल्फ़ा और बीटा हेलो एसिड्स के सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम गामा हेलो एसिड्स की सिंथेसिस के मेथड्स देखेंगे। तो यहाँ पे बीटा और गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स से गामा हेलो एसिड्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। यहाँ पे बीटा और गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन हैलाइड से। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया गया है और यहाँ पे ये एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। बीटा और गामा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाई गई है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का आयड डबल बॉन्ड से बॉन्डेड उस कार्बन एटम पर होता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होकर यहाँ पे गामा ब्रोमो हेलो एसिड्स का सिंथेसिस हो जाएगा। दूसरा मेथड है यहाँ पे गामा हाइड्रोक्सी एसिड से। जब गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स की हाइड्रोजन हैलाइड्स के या फास्फोरस हैलाइड्स के साथ क्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उस स्थिति में भी गामा हेलो एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक और मेथड है हुंसजी का रिएक्शन। इस मेथड के द्वारा सभी तरह के हेलो एसिड्स का सिंथेसिस करवाया जा सकता है। इस सिंथेसिस में ये जो मेलोनिक एस्टर है इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है और जो इंटरमीडिएट बनता है उसको ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में उसकी जब क्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में मोनो हेलो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर यहाँ पे गामा हेलो एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसके साथ बीटा और अल्फा हेलो एसिड्स भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेलो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
हेलो, हमें सबको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, लेकिन यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक हेलोजन एटम जुड़ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि ये जो हेलोजन एटम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण इसका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के कारण ये यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो वहाँ से प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा, और एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिए इसकी स्ट्रक्चर दी गई है हेलो एसिड्स की। यहाँ पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने के कारण ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन्स इधर डाइवर्ट हो रहे हैं हेलोजन एटम की तरफ। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करके प्रोटॉन के रूप में इजीली यहाँ से रिलीज हो रहा है, और ये हेलो एसिड्स मोर एसिडिक नेचर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है हेलो एसिड्स की वो कुछ पॉइंट्स है उन पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एसिड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होगा वो उतनी ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का नेचर रखेगा, और उस एसिड की उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे शो किया गया है, कुछ एसिड्स दिए गए हैं, फ्लोरो इथेनोइक एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड, ब्रोमो इथेनोइक एसिड और आयोडो इथेनोइक एसिड। ये 4 एसिड्स है, वो इनकी pKa की वैल्यू दी गई है। तो इनमें pKa की वैल्यू देखने पर हमको वो पता चल रहा है कि जो फ्लोरो इथेनोइक एसिड है उसकी pKa की वैल्यू सबसे कम है। तो ये मोर एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन एटम है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन हेलोजन एटम से। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो इसकी टेंडेंसी है वो इन हेलोजन एटम बाकी हेलोजन एटम से ज़्यादा है, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है हेलो एसिड्स की। दूसरा पॉइंट है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है, सेकंड एग्जांपल जो है वो डाईक्लोरो एसिटिक एसिड का है, और थर्ड एग्जांपल मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का है। pKa की वैल्यू देखते हैं तो जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है उसकी pKa की वैल्यू सबसे कम है, जो कि इसकी हायर स्ट्रेंथ को एसिडिक स्ट्रेंथ को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरो एटम्स है, और तीनों क्लोरो एटम्स क्या है का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके कारण यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रोटॉन के रूप में इजीली रिलीज हो रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ को हायर एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसके बीच और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कितना है। यदि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उस स्थिति में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो इसी कारण से जो अल्फा हेलो एसिड्स होते हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बीटा और गामा हेलो एसिड्स की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीटा और गामा में जो हेलोजन एटम्स है उनका डिस्टेंस इस कार्बोक्सिलिक एसिड से काफ़ी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ पाता जितना कि इस अल्फा हेलो एसिड में पड़ता है। इसी कारण से अल्फा हेलो एसिड्स मोर एसिडिक नेचर के होते हैं बजाय बीटा और गामा हेलो एसिड्स की तुलना में। अब हम बात करते हैं हेलो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हेलो एसिड्स जिनमें कि बाईफंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से इनको बाईफंक्शनल कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंट्स इसमें होते हैं। एक तो होता है एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस कारण से जो हेलो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह की रिएक्शंस दे सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स वाली भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाली भी। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस इनकी स्टडी करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
क्योंकि हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो रिएक्शंस होती है वो हेलो एसिड्स भी देते हैं। सबसे पहले रिएक्शन उनकी सॉल्ट फॉर्मेशन है, तो इसी कारण से हेलो एसिड्स बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करके CO2 रिलीज करते हैं और सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरी रिएक्शन है इनकी एस्टर फॉर्मेशन। हेलो एसिड्स की जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे इन अल्फा या बीटा गामा हेलो एसिड्स के एस्टर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। यदि ये जो हेलो एसिड्स हैं इनकी रिएक्शन फास्फोरस क्लोराइड्स के साथ में करवाया जाए तो उस स्थिति में जो हेलो एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की रिएक्शंस होती है वो सारी रिएक्शंस एक तरह से ये हेलो एसिड्स देते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू हेलोजन एटम्स। यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड्स में जो हेलोजन एटम के कारण जो रिएक्शंस होती है उसकी रिएक्टिविटी इनमें ज़्यादा होती है बजाय बीटा और गामा हेलो एसिड्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि अल्फा पोजीशन पर जो हेलोजन एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बीटा और गामा पोजीशन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो इजीली यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड्स में हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है? अल्फा हेलो एसिड्स में न्यूक्लियोफाइल है ये क्लोरो एटम। तो जब इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे OH समूह इसको Cl समूह को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यदि सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया करवाए तो नाइट्रो समूह Cl समूह को रिप्लेस कर देगा और नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से यदि पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करवाया जाए तो साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवाए तो अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा और यदि पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो आयोडो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस विद एल्कली। हेलो एसिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम की। यहाँ पे हम जो हेलो एसिड्स होते हैं जब इनकी एक्वस NaOH के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो उस स्थिति में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एसिड्स के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये जो सॉल्ट बनता है ये हाइड्रोलाइज्ड होके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरह से जो बीटा हेलो एसिड्स है जब इसकी एक्वस NaOH के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो जब इनको बॉईल करते हैं और ज़्यादा एल्कली के साथ में तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और उस स्थिति में क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि गामा हेलो एसिड्स की रिएक्शन करवाई जाए एक्वस NaOH के साथ में तो उस स्थिति में गामा हेलो एसिड्स एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है।